ओके, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी बेसिकली टर्म्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नई इस्तेमाल हुई हैं, मतलब कि दे आर न्यू टू द स्टूडेंट्स, मतलब कि आज से पहले कभी इनका शायद सुना भी ना हो, और अगर सुना भी होगा सही से मतलब इनका हमने नहीं पढ़ा होगा। तो आज हमने उस पर फोकस करना है कि इकोलॉजी का मतलब क्या है। इकोलॉजी यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। किसी भी सराउंडिंग, किसी भी माहौल, किसी भी एरिया, किसी भी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हम यही समझते हैं जैसे कि हमारी सराउंडिंग्स हों, तो उसके अंदर जो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो लिविंग थिंग्स रह रहे हैं, जिस तरीके से रह रहे हैं, किस तरह क्या खाते पीते हैं, किसको शिकार करते हैं, किसका वो शिकार हो जाते हैं, ये सारी जो स्टडीज़ उनकी हैं, तो इसको जो है हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। वॉज established एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century to do just this. Okay, so what is ecology? It is the study of living things in their environment. इतनी सी बात है। आगे कीवर्ड्स। इकोलॉजी के अंदर कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं इकोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब कि अगर मैं उन कीवर्ड्स को पढ़ूँ यहाँ पे, तो है हैबिटेट, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम। तो एक इकोलॉजी के अंदर हैबिटेट आता है, एनवायरनमेंट भी आता है और इकोसिस्टम भी आता है। देयर आर थ्री वर्ड्स ऑफन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ इकोलॉजी। दे आर हैबिटेट, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। इनके अब हमने मतलब पढ़ना है। उर्दू में अगर मैं आपको हैबिटेट बताऊँ, हैबिटेट होता है बेसिकली एक जानवर, चाहे ये जानवर स्पेसिफाई नहीं करते, प्लांट्स और एनिमल्स की रहने की जगह। हैबिटेट में रिपीट करता हूँ, लिविंग थिंग्स की रहने की जगह। अब लिविंग थिंग्स में जाहिर सी बात है दो ही चीज़ें आती हैं, प्लांट और एनिमल्स। और एनिमल्स के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने ये जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग से नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो एनिमल्स में ही आ जाते हैं लिविंग थिंग्स में। तो एक लिविंग थिंग की रहने की जगह, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। जैसे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो जंगल्स में रहते हैं या फॉरेस्ट्स में रहते हैं, तो वो उनका हैबिटेट है। इंसान जो है प्लेन एरियाज़ में रहते हैं या वैलीज़ में रहते हैं, माउंटेन्स की, या जहाँ भी रहते हैं वो उनका हैबिटेट है। अगर फिश पानी में रहती है तो पानी उसका हैबिटेट है। तो हैबिटेट इज़ द होम ऑफ अ प्लांट और एनिमल, द प्लेस वेयर इट लिव्स। तो हैबिटेट क्या है? जिंदा चीज़ों की रहने की जगह। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हैबिटेट का, आपने इसी तरीके से याद करना। इट इज़ द होम ऑफ अ प्लांट और एनिमल, द प्लेस वेयर इट लिव्स। आगे हैबिटेट में क्या होती है? लिविंग थिंग्स होती हैं। अब लिविंग थिंग्स के अंदर भी जो है एक चीज़ है, अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स कैन शेयर द सेम हैबिटेट। मतलब कि बहुत सारे, जैसे कि हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हम जानवर भी हैं, रहते हैं हमारे इर्द गिर्द। लाइक आउटडोर्स में डॉग्स वगैरह होते हैं, कैट्स होती हैं, स्ट्रे कैट्स होती हैं। फिर इंसेक्ट्स भी होते हैं, प्लांट्स भी हैं हमारे इर्द गिर्द। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंजाइज हैं, और फिर हम भी हैं, इंसान भी, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारी लिविंग थिंग्स हैं। सो अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स कैन शेयर द सेम हैबिटेट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स कैन शेयर द हैबिटेट। जिसका मैंने भी एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल इन यूरोप डियर, वुड पेकर, ओक ट्रीज एंड ब्लू बेल्स शेयर द सेम हैबिटेट। ये यूरोप, इन यूरोप का मतलब कि यूरोप जो जगह है वहाँ डियर, वुड पेकर, ओक ट्रीज एंड ब्लू बेल्स ये एक ही हैबिटेट में रहते हैं। मतलब एक ही जगह में, वुडलैंड, मतलब कि फॉरेस्ट का नाम है वुडलैंड। तो बेसिकली एक जगह में ढेर सारे लिविंग थिंग्स का इकट्ठे रहना, इसको जो है हम, ये जो है हैबिटेट में ये पाया जाता है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे हमने कम्युनिटी को समझना, कम्युनिटी क्या होती है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि एक लिविंग एरिया में या एक एनवायरनमेंट के अंदर अगर मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स हो गए डिफरेंट किस्म के, इंसेक्ट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स, ये सारी लिविंग थिंग्स हैं। अगर ये एक एनवायरनमेंट में इकट्ठे रह रहे हैं जिनकी सराउंडिंग सेम है, तो वो क्या है? वो कम्युनिटी है। कम्युनिटी में क्या होती है? डिफरेंट किस्म के एनिमल्स, डिफरेंट किस्म की लिविंग थिंग्स, बल्कि डिफरेंट किस्म की लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स आ जाते हैं, डिफरेंट प्लांट्स आ जाते हैं, हर किस्म के। तो जब ये इकट्ठे रह रहे होते हैं एक हैबिटेट में, हैबिटेट क्या होता है? इट इज़ अ प्लेस कॉल्ड होम ऑफ अ प्लांट ऑफ एनिमल, या प्लेस ऑफ लिविंग थिंग्स।
तो कम्युनिटी बेसिकली डिफरेंट लिविंग थिंग्स जब एक हैबिटेट में रह रहे होते हैं या एक हैबिटेट को शेयर कर रहे होते हैं, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं आसान अल्फाजों में। आगे अगला जो टर्म है वो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट अक्सर हमने इसी तरीके से पढ़ा है, समझा है ज़्यादातर अभी तक, कि जो हमारी सराउंडिंग्स है, इर्द गिर्द माहौल। environment, the environment of a living thing is everything around it that would cover affect its survival। मतलब कि अगर रेगिस्तान में कोई लिविंग थिंग जैसे इंसान फंस गया या स्टैंड हो गया, कोई गुम गया है, तो मतलब वहाँ पे उसका सर्वाइवल रेट कम है। तो एनवायरनमेंट बेस अगर वो शहर में है, एक सिटी में है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो वो एनवायरनमेंट उसके लिए मतलब सर्वाइवल के लिए ज़्यादा अच्छा हो उसका एनवायरनमेंट वहाँ पे, ताकि वो नरिश कर सके, ग्रो कर सके, खाना शाना मिल जाएगा उसको, तो वो मतलब नहीं मरेगा। लेकिन डेजर्ट में अगर वो फंस गया किसी वजह से, तो वहाँ पे तो उसको फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट सर्वाइवल को किस तरीके से अफेक्ट करता है ये यहाँ पे बताया हुआ है। जाहिर सी बात है डेजर्ट में सर्वाइवल नहीं है एक इंसान का, मुश्किल है, या तो मर जाएगा या तो बहुत सफ़र करेगा वो। एक सिटी के अंदर जो है सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट जो है लिविंग थिंग्स के जो है सर्वाइवल को अफेक्ट करता है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, द एनवायरनमेंट ऑफ अ लिविंग थिंग इज एवरीथिंग अराउंड इट दैट वुड अफेक्ट इट्स सर्वाइवल। द थिंग्स दैट अफेक्ट प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। द थिंग्स दैट अफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो चीज़ें मुतासर करती हैं या अफेक्ट करती हैं प्लांट्स या एनिमल्स को, उनको एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। देयर आर फैक्टर्स ड्यू टू द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट विच इंक्लूड टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड अमाउंट ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल। वो कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर नॉन लिविंग हिस्से भी होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जो कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली। जैसे टेम्परेचर नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसका हम पे बहुत ज़्यादा असर है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी में भी हमें मसला है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी तो हम जो है हमारी डेथ कॉज हो सकती है। विंड स्पीड, इससे भी हमारी लाइफ अफेक्ट होती है। द अमाउंट ऑफ लाइट, द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, वाटर नहीं होगा तो बहुत मसला होगा, वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे फ्लड्स अगर आ जाते हैं, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फसल वगैरह भी तबाह होती है, और जो आम तौर जो है डेली रूटीन की वो भी ख़राब हो जाती है, चूँकि ब्लॉकेजेस हो जाती हैं इसकी वजह से। तो इस वजह से सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का सवाल आ सकता है, व्हाट आर द 4 एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द लिविंग लाइफ। तो इसमें टेम्परेचर आ जाता है, स्पीड है ऑफ विंड है, अमाउंट ऑफ लाइट है और अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। दीज आर कॉल्ड एबायोटिक फैक्टर्स। अच्छा, एबायोटिक फैक्टर्स लिविंग फैक्टर्स होती हैं, क्या होती हैं, सॉरी, एबायोटिक फैक्टर्स नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। नॉन लिविंग जैसा भी मैंने आपको पीछे बताया, टेम्परेचर हो गई, स्पीड ऑफ लाइट हो गई या स्पीड ऑफ विंड हो गई, अमाउंट ऑफ लाइट हो गई, ये सारे एबायोटिक हैं। एबायोटिक का आपने बस ये याद करना, एबायोटिक जो होती है इसकी एग्जांपल्स आनी चाहिए 4, और नॉन लिविंग फैक्टर्स, ये ज़िंदा नहीं होते। अच्छा, देयर आर फैक्टर्स ड्यू टू द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की वजह से भी कुछ फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर जिसकी वजह से दूसरी लिविंग थिंग्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, सच एज द अमाउंट ऑफ फूड और द नंबर ऑफ प्रेडेटर्स। अब अमाउंट ऑफ फूड जो यहाँ पे है, फूड जो यहाँ पे जिक्र किया गया वो लिविंग फूड है, मतलब कि प्लांट्स, पौधे, फ्रूट्स जो अभी जिंदा ट्रीज पर लगे हुए हैं, तो फूड उस तरीके से है। ये वो वाला फूड की बात नहीं हो रही जो टिन पैक्स में मिलता है या पैकेट्स में मिलता है, ये फूड बात हो रही जो प्लांट्स हैं, लिविंग। और द नंबर ऑफ प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स किसको कहते हैं, एक होता है प्रे, एक होता है प्रेडेटर। तो प्रेडेटर होता है शिकारी और प्रे होता है शिकार। जैसे एक चीता रैबिट को अटैक करता है, तो चीता प्रेडेटर है और जो रैबिट है वो प्रे है, वो शिकार है। अच्छा, बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं इसको। तो बायोटिक होते हैं लिविंग थिंग्स वाले जो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स ड्यू टू द लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स। मैं रिपीट करता हूँ, एबायोटिक फैक्टर्स नॉन लिविंग थिंग्स की वजह से होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स लिविंग थिंग्स की वजह से होते हैं। उसकी एग्जांपल है अमाउंट ऑफ फूड और अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ प्रेडेटर्स इन द एनवायरनमेंट। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हो गए। आगे इकोसिस्टम। Ecosystem is made up from the community of living things and the abiotic factors. Ecosystem एक बहुत बड़ी पिक्चर है, मतलब हैबिटेट तो एक छोटी सी चीज़ है, इन्वायरमेंट भी जो है हैबिटेट का एक हिस्सा है, लेकिन इकोसिस्टम के अंदर सब कुछ आ जाता है। इसके अंदर एबायोटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं और बायोटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। इकोसिस्टम बेसिकली बना किसका है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का बना हुआ है। इकोसिस्टम इज़ मेड अप फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। कम्युनिटी हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स या डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स जब एक हैबिटेट में इकट्ठे रह रहे होते हैं, वो कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स होती है।
तो इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड द एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि टेम्परेचर, विंड स्पीड, लाइट वगैरह। द इकोसिस्टम ओनली नीड्स एनर्जी ऑलमोस्ट ऑलवेज फ्रॉम सनलाइट टू कीप इट सेल्फ सस्टेनिंग। अब इकोसिस्टम को बेसिकली सनलाइट चाहिए ताकि फूड बना सके वो, और न्यूट्रिशन जो विटामिन डी वगैरह होती है सॉइल को भी मिलती है उसमें से, तो फोटोसिंथेसिस में काम आती है और फिर जो है उससे वो फूड बना सकते हैं। तो इसलिए इकोसिस्टम के लिए जो है एनर्जी ओनली नीड एनर्जी ऑलमोस्ट ऑलवेज फ्रॉम सनलाइट टू कीप इट सेल्फ सस्टेनिंग। तो उसे सनलाइट की जो लाइट एनर्जी है वो बहुत ज़रूरी चाहिए होती है ताकि वो इको सिस्टम जो है वो सस्टेन हो सके, चलता रहे अच्छे तरीके से। अगला टॉपिक है फूड चेन्स। इन द डायग्राम ऑफ द इकोसिस्टम फिगर 5.2, ये डायग्राम देखते हैं किधर है, ये अगले पेज पे है। ओके, इन द डायग्राम ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की इन्होंने डायग्राम दी हुई अगले पेज पे। यू कैन सी हाउ द प्लांट एंड द एनिमल्स आर लिंक्ड टुगेदर। यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर बात ही यही है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट मतलब उनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, कौन किससे फ़ायदा उठा रहे हो, कौन किसके इस्तेमाल में आ रहे हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं तो एनिमल्स उसको खा जाते हैं, फिर कुछ एनिमल्स जो छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं, तो ये सब कुछ इकोसिस्टम में चल रहा होता है। You can see how the plant and animals are linked together by the passage of food between them. This is shown by the arrow going from the food, which is the plant, प्लांट को ही फूड कहा गया है, टू द फीडर मतलब जो उसको फीड कर रहा है एनिमल। इन अ फूड चेन द ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स द फूड इज ऑलवेज प्लांट्स, which makes the food इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर। प्लांट्स के जो है फूड प्रोवाइड करते हैं तो उनको हमने प्रोड्यूसर कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स द फूड इज कॉल्ड कंज्यूमर। और जो एनिमल्स जो है इसको खाते हैं, फीड करते हैं प्लांट्स पे, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। मोस्ट फूड चेन्स आर मच लॉन्गर दैन दिस। फॉर एग्जाम्पल इन यूरोपियन वुडलैंड हैबिटेट, ये एक हैबिटेट है, जगह है, जैसे कि वुड माइस ईट प्लांट्स, ये एक लंबी फूड चेन की एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं है याद करना। ओके, अब यहाँ पे हमने इसको स्टडी करने के फूड चेन बनती किस तरह। अब सन से एनर्जी मिल रही है, एरो का मतलब है कि सन से एनर्जी मिल रही है प्लांट्स को, इसलिए एरो वहाँ पे बना हुआ है। अब जो प्लांट्स हैं उसको एनर्जी मिलेगी, वो फूड बनाएंगे, वो ग्रो करेंगे, वो फूड को प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इसको प्रोड्यूसर कहते हैं। सिर्फ प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं और किसी को प्रोड्यूसर नहीं कहते हैं हम। ओके, आगे फिर एक एरो बना हुआ है ग्रीन कलर का, वो शो कर रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो फूड है बेसिकली एनिमल्स का। तो जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र करते हैं एनिमल्स को, क्योंकि एनिमल्स उनको फीड करते हैं। तो बेसिकली ये जो एरोज़ हैं ना, ये फ्लो ऑफ एनर्जी शो कर रहे हैं कि एनर्जी किधर से किधर जाती है। अब सन की एनर्जी प्लांट्स को मिलती है, प्लांट्स के अंदर जो फूड के अंदर केमिकल एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है एज अ फूड और केमिकल रिएक्शंस के लिए, तो वो जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी फूड के अंदर, वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, वो प्लांट्स एनिमल्स फ्लो कर रही है। इसलिए एरो ये बताया गया कि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है। ये अगर ग्रीन की लेबलिंग देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है फूड, एनर्जी एंड मिनरल्स। ये सारा प्लांट्स खाते हैं, ये एनिमल्स सब खाते हैं प्लांट्स को, उनको मिल जाता है, फूड मिल जाते हैं, एनर्जी भी मिल जाती है, मिनरल्स भी मिल जाती हैं। अब रैबिट जब मर जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर फीड करेंगे, फंगस हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, वो उस पर फीड करते हैं ताकि उसकी जो फ्लैश वगैरह है, मीट वगैरह है, वो सारा ख़त्म हो जाए। चूँकि एक नेचुरल प्रोसेस है इस दुनिया का कि जो मरता है तो कीड़े वगैरह उसको खा जाते हैं ताकि उस जगह जो है वाइंड अप हो जाए, वहाँ से स्केलेटन सिर्फ रह जाता है ऐसा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जब एनिमल मर जाएगा वो डिके करेगा, मतलब कि गलेगा, सड़ेगा, और उसमें से मिनरल्स निकलते हैं। फिर जब डिकम्पोजिशन होती है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो उसमें से मिनरल्स निकलते हैं, न्यूट्रिशन निकलती है जो कि सॉइल के लिए सिर्फ फ़ायदेमंद है। तो वो जो है ना सॉइल के अंदर चली जाती है, अब वो जो है ना न्यूट्रिशनल हो जाती है। फिर जो मिनरल्स हैं ना दोबारा प्लांट्स की तरफ चले जाएंगे, मतलब कि प्लांट्स, ये एनर्जी प्लांट्स के इस्तेमाल में आएगी। कहने का मतलब ये है कि जब डिके करेगा सॉइल के अंदर मिनरल्स ऐड हो गए। अब जो मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं सॉइल के लिए ताकि जो पौधे हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना एरो, ये तो यहाँ पे जो मिनरल्स थे इसके अंदर, वो उसके अंदर एनर्जी जो थी या मिनरल्स थे वो अब सॉइल के अंदर जाएंगे, वो प्लांट्स के अंदर चले जाएंगे। और ये एक छोटी फूड चेन है, इसकी मज़ीद एग्जांपल्स मैं बाद में अलग से समझाऊंगा। तो इस तरह भी होता है कि रैबिट को सांप खा जाता है, तो हमने ये समझना है कि ये प्रोड्यूसर है, क्योंकि प्लांट जो है वो अपना फूड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ये कंज्यूमर है।
और ये कंज्यूमर नंबर 1 है। अगर यहाँ पे एक और यहाँ पे स्नेक बना हुआ होता है, चूँकि स्नेक रैबिट्स को खा जाते हैं, तो वो कंज्यूमर नंबर 2 होता। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, इसको साइंस के अंदर हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। और अगर यहाँ पे स्नेक होता तो वो टर्शरी कंज्यूमर होता। अब स्नेक को फॉक्स अक्सर जो है पकड़ के खा सकते हैं, फॉक्स होती है ना, एक टाइप ऑफ कैट है। अगर यहाँ पे फॉक्स बनी हुई होती और एरो लगा हुआ होता है इस तरीके से, तो मतलब कि सांप के अंदर जो एनर्जी थी फूड की वो चली गई फॉक्स के अंदर। अब फॉक्स आया तीसरे नंबर पर इधर से, रैबिट को सांप ने खाया और सांप को फॉक्स ने खाया। तो जो फॉक्स है ना वो टर्शरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सांप सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये जो फॉक्स अगर यहाँ पे होता तो वो टर्शरी कंज्यूमर। और एरोस जो हैं वो इसी तरीके से लिखते राइट की तरफ लगते हैं, क्योंकि राइट बेसिकली एरो शो करता है कि एनर्जी कहाँ से कहाँ जा रही है। तो रैबिट की एनर्जी सांप में जाएगी, सांप से एनर्जी जो है फॉक्स में जाएगी। तो हम क्या कहते हैं उनको, प्राइमरी सीक्वेंस में कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। और चौथा भी होता है उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाटरनरी कंज्यूमर होता है, जो फूड चेन के अंदर चौथा कंज्यूमर होता है। ओके, अब इसको डिस्कस करते हैं। The plant is called the producer and the organism that eats the food is called the consumer. Most food chains is ruminant, अच्छा plant ये producer है, वुड माउस जो है वो प्लांट्स को खाते हैं, और टॉनी आउल जो है वो माउस को खा जाते हैं। एरो क्या शो कर रहा है कि फ्लो ऑफ एनर्जी, प्लांट्स के अंदर एनर्जी वुड माउस के अंदर जाएगी, और वुड माउस के अंदर जो एनर्जी वो टॉनी आउल के अंदर जाएगी, क्योंकि वो उसको खा जाएगा। द प्लांट इज़ अ प्रोड्यूसर, द वुड माउस इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर। आई रिपीट, प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है, और उसके आगे एरो लगा के जो वुड माउस होगा वो एक प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि वो एट नंबर 1 पे है जो उसको कंज्यूम कर रहा है। द फर्स्ट कंज्यूमर ऑफ द फूड मेड बाय द प्लांट एंड इट इज़ कॉल्ड हर्बीवोर। हर्बीवोर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हमेशा हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट्स पे फीड करते हैं वो हमेशा हर्बीवोर होंगे। हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स विच ईट ऑन प्लांट्स। द टाउनी आउल इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर, चूँकि नंबर 2 पे है, प्रोड्यूसर से आगे देखना होता है 1 2, तो दूसरे नंबर पे सेकेंडरी कंज्यूमर है। द सेकेंड कंज्यूमर ऑफ द फूड ओरिजिनली मेड बाय द प्लांट एंड इज़ कॉल्ड अ कार्निवोर। अब जो सेकेंडरी और या उससे आगे वाले जो कंज्यूमर्स होंगे, चाहे वो टर्शरी हो या चाहे वो क्वाटरनरी हो, वो कार्निवोर्स होंगे। You can see a tawny owl attacking a wood mouse in figure 5.12. ये आगे है काफ़ी ज़्यादा, बाद में देखेंगे। ओके, एक और एग्जांपल है, प्लांट है, ग्रास हॉपर प्लांट को खाते तो एनर्जी फ्लो इसका ये बताया हुआ है कि प्लांट है, ग्रास हॉपर में इसकी एनर्जी जाएगी। फिर फ्रॉग ग्रास हॉपर को खा जाएगा, स्नेक फ्रॉग को खा जाएगा, और हॉक जो है वो स्नेक को खा जाएगा। तो यहाँ पे प्लांट प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी का मतलब होता है थर्ड, तीसरा, और ये क्वाटरनरी कंज्यूमर चुके चौथे नंबर पे है। इसको रीड कर लेते हैं अगेन। द प्लांट इज़ अ प्रोड्यूसर, बट दिस टाइम द ग्रास हॉपर इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर एंड अ हर्बीवोर भी है, क्योंकि हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। द फ्रॉग इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर एंड अ कार्निवोर, एंड द स्नेक इज़ अ थर्ड कंज्यूमर कॉल्ड द टर्शरी कंज्यूमर and also a carnivore. The hawk is a fourth consumer called the quaternary consumer and also another carnivore. प्राइमरी कंज्यूमर के आगे जितने भी सेकेंडरी, टर्शरी और जो क्वाटरनरी कंज्यूमर आ रहे हैं वो कार्निवोर्स ही होते हैं हमेशा। सिर्फ जो पहला होता है ना कंज्यूमर प्राइमरी, वो हर्बीवोर होता है। द हाइस्ट लेवल कंज्यूमर इन अ फूड चेन इज कॉल्ड द टॉप कार्निवोर। द हाइस्ट लेवल कंज्यूमर इन अ फूड चेन इज़ कॉल्ड द टॉप कार्निवोर। हाईएस्ट लेवल का मतलब जो सबसे आखिर में है। तो ये जो हॉक है यहाँ पे हॉक, और ऊपर वाली एग्जांपल में टॉनी आउल जो है जो सबसे आखिर में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट लेवल कंज्यूमर, मतलब कि टॉप कार्निवोर, सबसे आखिर में जो होता है। सम एनिमल्स सच बियर्स फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल जो होते हैं वो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करते हैं, उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स सिर्फ एनिमल्स पे फीड करते हैं, मतलब कि मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं सिर्फ। कार्निवोर्स सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं।
हर्बीवोर्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं और कुछ एनिमल्स दोनों खाते हैं। जैसे बियर्स हैं, वो प्लांट्स भी खा जाते हैं और एनिमल्स भी खा जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी खा जाते हैं, और एनिमल्स को, दूसरे एनिमल्स से फिश वगैरह होती है, छोटे जानवर, उनको भी खा जाते हैं। ऐसे जानवरों को ओमनीवोर्स कहते हैं। एन ओमनीवोर feeds as a primary consumer when it feeds on plant and as a secondary और higher level consumer when it feeds on animal। इसमें बात समझने की है कि omnivore जो एक जानवर है वो अगर प्लांट पे फीड कर रहा है ना, तो वो एक्ट करेगा एज अ प्राइमरी कंज्यूमर। अगर वो प्लांट्स पे फीड कर रहा है तो वो क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये रूल है कि प्लांट्स को जो भी खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। अगर उसको कोई खा जाता है जिसने प्लांट पे फीड किया था, तो वो फिर जो है सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर, अगर ओमनीवोर कोई जानवर, ऐसा जानवर जो प्लांट और एनिमल दोनों खाता है, अगर उसने पहले प्लांट खाया तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। अगर ओमनीवोर ने कोई दूसरा जानवर खाया है, ऐसे जानवर को खा गया है जिसने प्लांट, जो हर्बीवोर था जो प्लांट्स खा रहा था, तो प्लांट, फिर एक छोटा जानवर और फिर ओमनीवोर जिसने उस जानवर को खा दिया, तो वो जो है सेकेंडरी जो है कंज्यूमर माना जाएगा। आई रिपीट, ओमनीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करते हैं। अगर ओमनीवोर प्लांट्स पे फीड करता है तो वो माना जाएगा कि इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी कंज्यूमर। अगर वो किसी और जानवर को खा जाता है, अगर वो किसी एनिमल को खाता है, तो वो सेकेंडरी या किसी और लेवल का कंज्यूमर होगा। वो फूड चेन में हमें देखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। लेकिन वो प्राइमरी, अगर उसने प्लांट एनिमल्स को खाया ना, तो वो कभी भी प्राइमरी कंज्यूमर नहीं हो सकता। फिर प्राइमरी कंज्यूमर सिर्फ वही होगा जो प्लांट से फीड किया है जिसने। इसके अलावा अगर ओमनीवोर ने कोई जानवर खा गया तो फूड चेन में देखना पड़ेगा किस लेवल का वो जो था कंज्यूमर था प्राइमरी के अलावा, क्योंकि प्राइमरी नहीं बन सकता वो। अगला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी का मतलब ही वैरायटी होता है, वेरिएशंस होती है, कलेक्शन होती है, वैरायटी मतलब कि रेंज मुख्तलिफ चीज़ों की। तो बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? लिविंग थिंग्स की वैरायटी। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम। और स्पीशीज़ क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स की डिफरेंट काइंड्स। तो द नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड द वैरायटी इन एन इकोसिस्टम, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब कि एक बर्ड है, उसकी कितनी नस्लें होती हैं? पैरट है, ईगल है, हॉक है, पिजन है, ये सारी स्पीशीज़ हैं। अब फिर पिजन्स के अंदर भी स्पीशीज़ हैं फर्द। पैरट्स की कितनी स्पीशीज़ हैं? एक मकॉ पैरट होता है, ग्रे पैरट होता है, इंडियन रिंग नेक पैरट होता है, चाइनीज़ पैरट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते हैं। तो ये बात ज़रा समझो कि नंबर ऑफ, मतलब कि बर्ड्स डिफरेंट स्पीशीज़ हो जाएंगी। वो नंबर ऑफ बर्ड्स डिफरेंट स्पीशीज़, जैसे कि पैरट हो गया, तो पिजन हो गया, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन एक ही स्पीशीज़ के अंदर कितनी वैरायटीज़ हैं? पैरट्स की कितनी किस्में हैं, पिजन्स की कितनी किस्में हैं, ये अपने जो चिकन्स वगैरह हैं इनकी कितनी स्पीशीज़ हैं? तो स्पीशीज़ के अंदर वैरायटी, तो बायोडाइवर्सिटी ये है। इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड द वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम। अच्छा, अब अगला टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन हैबिटेट। हैबिटेट को इन्वेस्टिगेट किस तरह करते हैं? जैसे कि एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर हमने मॉनिटर करना है कि इसके अंदर कितने स्पीशीज़ रहते हैं, किस किस्म के स्पीशीज़ रहते हैं, वो किस चीज़ पे फीड करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या देते हैं? दिस नॉट ओनली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म दैट लिव देयर, बट द डाटा कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड एंड यूज टू मॉनिटर द हैबिटेट। कि कोई जो है स्पीशी इंडेंजर तो नहीं हो रही, कि वक्त के साथ हम मॉनिटर कर रहे हैं हैबिटेट को, तो कोई ऐसा जानवर तो नहीं है जो एक्सटेंट होने के करीब है, जिसकी कोई ब्रीडिंग नहीं हो रही है, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा और ख़त्म होता जा रहा है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं हैबिटेट को। तो इसके अंदर बेसिकली हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं स्पीशीज़ की, मतलब कि एक स्पेसिफिक स्पीशी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्नेक है सपोज़, उसकी कोई एक स्पीशी, उसकी पॉपुलेशन को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनको टैग कर लेते हैं किसी तरीके से या कोई निशानी लगा लेते हैं, फिर ओवर द टाइम जो है मंथली या ईयरली काउंट करते रहते हैं उनकी पॉपुलेशंस के, मॉनिटर करने के लिए कोई ख़तरा तो नहीं है जानवरों को। तो इसको हम सर्वेस भी कहते हैं। सर्वे होता है बेसिकली डाटा कलेक्शन। सर्वे होता है विद स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर डाटा कलेक्ट करते रहते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो उसको जो है हम सर्वेस कहते हैं।
कि किसी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, बहुत कम तो नहीं हो रही, तो सारी स्टडी वगैरह जो इस तरीके से करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं, एक तरीका है क्वाड्रेट का। क्वाड्रेट क्या होता है, एक स्क्वायर फ्रेम होता है, ये इस फोटो में बना हुआ है, इसके अंदर फर्दर जो है स्क्वायर्स बना लेते हैं और इसको एक एरिया के ऊपर रख देते हैं, फिर हम उस एरिया को स्टडी करते हैं। इट इज़ प्लेस्ड ओवर एन एरिया ऑफ ग्राउंड एंड द प्लांट्स इनसाइड द फ्रेम। उसको एक ग्राउंड पे रख देते हैं और उसके अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं उसको जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं हम किसके एक। अच्छा, स्क्वायर के अंदर भी नंबरिंग दी होती है, स्क्वायर 1, स्क्वायर 2, स्क्वायर 3, स्क्वायर 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह की नंबरिंग दी हुई होती है। फिर हर स्क्वायर नंबर के अंदर हम देखते हैं कि कितने प्लांट्स हैं, किस किस्म के प्लांट्स हैं, तो ये सारी वो जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं डाटा। When choosing a quadrant, the area of ground should not be chosen केयरफुली। हमने रैंडमली चूज़ करना होता है, हमने खुद से नहीं चूज़ करना होता है कि एरिया स्टडी के लिए, रैंडमली करना होता है। अ केयरफुली सिलेक्टेड एरिया माइट नॉट गिव अ फेयर रिकॉर्ड। वो जो इन्वेस्टिगेशन है ट्रू नहीं हो सकती, फेयर नहीं हो सकती, तो उसको फेयर बनाने के लिए हम रैंडमली जो है कोई एरिया पिक करते हैं, उसके बाद क्वाड्रेट रख के उसकी स्टडी शुरू कर लेते हैं कि कितने स्क्वायर्स के अंदर कितने प्लांट्स, किस किस्म के प्लांट्स हैं, वो सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, टू मेक द टेस्ट वेयर द quadrant इज थ्रोन ओवर द शोल्डर। ओवर द शोल्डर मतलब कि रैंडमली आपने उठा के जो है उसको फ्रिस्बी की तरह फेंक दिया। ओवर द शोल्डर का मतलब ये होता है, सो दैट इट विल लैंड एट रैंडम। द प्लांट्स इन साइट आर देन रिकॉर्डेड। दिस मेथड इज रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स and the results of the random samples are used to build up a record of how the plants are distributed. An estimate of how many of each kind of plants there are in the area can be then made. ये सारा इसके शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको सारा समझा दिया। क्वाड्रेट बेसिकली स्क्वायर होता है, उसके अंदर फर्दर छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर नंबर्स होते हैं, उसको रैंडमली हम थ्रो कर देते हैं किसी भी फील्ड ऑफ एरिया में। उसके अंदर जितने प्लांट्स आते हैं उसको हम स्टडी कर लेते हैं, कितनी स्पीशीज़ है, कितने प्लांट्स हैं, और ये अब नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं। बहुत सारे क्वाड्रेट जो हैं हम गिरा देते हैं, उनकी स्टडी करते हैं और फिर पूरा डाटा को हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि कौन से प्लांट्स ज़्यादा हैं, कौन से प्लांट्स कम हैं, कौन से वेल ग्रोन हैं, कौन से स्टंटेड ग्रोथ हैं, वो जो भी उन्होंने स्टडी करनी होती है। क्वाड्रेट का बहरहाल यही है कि इस किस्म का एक स्क्वायर होता है जिसके अंदर फर्दर स्क्वायर की लाइनिंग्स बनाई हुई होती हैं। ये हम जो है मुख्तलिफ रैंडम जगहों पे फेंक देते हैं, अपनी खुद की चुनी हुई जगहों पे या खुद की डिसाइड की हुई जगह पे नहीं फेंकते ताकि टेस्ट फेयर हो। रैंडमली फेंकते जगहों पे और उसके स्क्वायर नंबर्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था स्क्वायर नंबर्स होते हैं, तो जितने स्क्वायर के अंदर जितने प्लांट्स होते हैं वो सारे रिकॉर्ड में आ जाते हैं और डिफरेंट क्वाड्रेट्स हम इस्तेमाल करते हैं। सपोज इस तरह के 100 जो है हम गिरा देते हैं पीछे, तो सारों का डाटा फिर जो है हमने कलेक्ट करके स्टडी करना होता है। जैसे ये हम देख सकते हैं कि ये फ्लावर यहाँ पे है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इसके अंदर कितने हैं, मुझे 3 नज़र आ रहे हैं, इसमें 4-5 हैं, इस एरिया में कुछ भी नहीं है। तो अगर देखा जाए स्क्वायर 1, 2, 3, 4, ये स्क्वायर 4, स्क्वायर 3 के अंदर कुछ हैं, तो ये आखिर वाले में कुछ भी नहीं है, इधर वाले में भी कुछ नहीं, तो ये सारा रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। अब ट्रांजेक्ट क्या है? ट्रांजेक्ट बेसिकली एक रस्सी की तरह जो है एक सीधी लाइन के अंदर एक मार्किंग होती है। देयर इज़ अ फीचर सच एज a bank, a footpath, or a hedge in a habitat. The way it affects plant is investigated by using a line transect. Transect क्या होता है? एक लंबी लाइन की तरह होता है। बैंक हो सकता है सीधा, जैसे रिवर बैंक होता है सीधा होता है, फुटपाथ की तरह हो सकता है, या hedge in a habitat हो सकता है। और स्टडी क्या किया जाता है उस, अब ये एक ट्रांजेक्ट है सीधी लाइन की तरह, अब इसके अंदर भी जो है ना डिफरेंट इंटरवल्स पे स्पॉट्स बना दिए जाते हैं, डिफरेंट इंटरवल्स पे, जैसे कि सपोज हर 1 फुट के बाद जो है एक ये मार्किंग लगा देते हैं। अब फिर उसके आगे, उसी मार्किंग के आगे वो स्टडी करते हैं, उसके आगे स्टडी करते हैं कि कितनी लिविंग थिंग्स हैं और कितनी स्पीशीज़ हैं और वो किस तरीके से जो है इवॉल्व कर रही हैं या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, या उनके नंबर्स में कोई नहीं आ रहा चेंज। तो ओवर द टाइम कुछ सालों के लिए इसको इस तरीके से स्टडी करते हैं। तो हो सकता है कि वो इस तरीके से स्टडी करें, उसके सामने या 2 जो इंटरवल्स थे उनके बीच में स्टडी करें, तो ये इन्वेस्टिगेटर की मर्ज़ी होती है। द ट्रांजेक्ट इज़ मेड बाय स्ट्रेचिंग अ लेंथ ऑफ रोप अलॉन्ग द लाइन टू बी एग्जामिन्ड एंड रिकॉर्डिंग द प्लांट्स ग्रोइंग एट अ सर्टन इंटरवल्स मतलब कुछ फासले के बाद, लेकिन फिक्स होना चाहिए। 1 फीट का फासला तय किया है तो हर 1 फीट के बाद जो है एक इंटरवल आएगा। इंटरवल मतलब कि स्पॉट, जिसको हम स्टेशन भी कहते हैं। Along the rope, when the plants are being recording along a transect,
एबायोटिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, डैम्पनेस ऑफ सॉइल मतलब कि गीलापन उसका सॉइल का, मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड टू सी इफ देयर इज एनी पैटर्न बिटवीन द वे द प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द वेरिंग एबायोटिक फैक्टर्स। वो कह रहे हैं कि ट्रांजैक्ट में पढ़ा किया जाता है, एबायोटिक फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है और बायोटिक फैक्टर्स को भी स्टडी किया जाता है। अच्छा, एबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर, डैम्पनेस ऑफ सॉइल में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड टू सी इफ देयर इज एनी इफेक्ट ऑफ देम ऑन द प्लांट्स। ये मैंने आपको सिंपल अल्फाजों में बता दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ देयर इज अ पैटर्न बिटवीन द वे द प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, या आप लिख सकते हो टू सी इफ दे अफेक्ट द प्लांट्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, इफ दे अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। तो ये इसका थोड़ा इजी स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे, कलेक्टिंग स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल एनिमल्स का मतलब होता है इंसेक्ट्स वगैरह, छोटे छोटे जो बीटल्स हो गए, जो छोटे कीड़े जो होते हैं, एंट्स हो गई, एंट्स की भी बहुत सारी इकसाम होती हैं, या लेडी बर्ड्स हो गई। तो ये छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, इनको कलेक्ट करने के क्या तरीके हैं। ये वैसे ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर जो टीचर ने काफ़ी अच्छी स्लाइड्स बनाई हुई हैं, उधर से भी आप पहले पढ़ लेना, ज़्यादा इजी होगा। बुक में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल दी हुई है। कलेक्टिंग स्मॉल एनिमल, इसके कुछ तरीके हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्विग्स का मतलब होता है जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं प्लांट्स की, उसको हम ट्विग्स कहते हैं। और स्टॉक्स होती हैं, फ्लावर स्टॉक्स मतलब कि फ्लावर के नीचे वाली जो स्टॉक होती है जिस पे फ्लावर सपोर्टेड होते हैं, उसको स्टॉक्स कहते हैं, स्ट्रॉ की तरह जो होते हैं। कलेक्टिंग फ्रॉम सॉइल एंड लीफ लिटर। लिटर मतलब ये होता है LITTER का वेस्ट, सॉइल और लीफ का जो वेस्ट होता है, तो वहाँ से किस तरीके से हम उसको कहते हैं। टलग्रन फनल नाम है। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं मैं समझा देता हूँ। ये बीकर है, बीकर के अंदर पानी होता है, इसके ऊपर एक कॉनिकल फ्लास्क लगा हुआ होता है, फनल जैसे हम कहते हैं। इसके ऊपर एक गॉज लगा हुआ है, वायर गॉज, यहाँ पे लिखा हुआ भी गॉज है। गॉज क्या होती है, बेसिकली एक नेट की तरह मटेरियल होता है, मेटल का बना हुआ होता है। उसके बीच में ये जो छोटे छोटे स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं, खाली हॉलो हैं, ये खाली हैं, इनके थ्रू चीज़ें गुजर सकती हैं। और ये जो लाइंस हैं ये सॉलिड मेटल की हैं, तो बेसिकली इसको गॉज कहते हैं, जिसके बीच में से चीज़ें गुजर सकती हैं। फिल्टर की तरह ही होता है ये। अच्छा, पेपर कॉलर एक है, मतलब कि पेपर की डिश बनाई हुई है, प्रिवेंट्स इंस्ट्रक्ट वॉकिंग अवे, ये एक बाउंड्री बनाई हुई गोल। तो जो इसकी बेस है ना, ये खाली है, गॉज है बेस पे, ये बस बाउंड्री बनाई हुई है ताकि जो सॉइल ज़्यादा इससे जो है बिखरे ना यहाँ से। ऊपर एक लाइट लगा दी। अब होता क्या है, लाइट सॉइल का एक हमने सैंपल ले लिया, ऊपर बल्ब जला दिया। बल्ब जो है ना हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, डायरेक्टली जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो जो भी इसके अंदर लिविंग थिंग्स होंगी वो इरिटेट होने लग जाएंगी ज़्यादा हीट की वजह से, और वो इधर उधर भागने लग जाएंगे बचने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है इस लाइट की वजह से। तो होगा क्या, वो नीचे की तरफ जाएंगे और मेटल गॉज से गिर के नीचे पानी में चले जाएंगे। इस तरीके से जो है हम सॉइल और जो लीफ लिटर मतलब कि वेस्ट सॉइल का और लीफ का जो होता है, उसको टलग्रन फनल में से इस तरीके से जो है हम एनिमल्स को, जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। The sides of the funnel are smooth so animals cannot grip onto them and they fall into the water। अच्छा, सवाल आ सकता है कि पेपर कॉलर का इस्तेमाल क्यों होता है, या साइड्स ऑफ द जो है फनल की वो स्मूथ क्यों है। मतलब कि ये स्मूथ है, स्लांट भी है, स्मूथ भी है। तो पेपर कॉलर का तो मकसद ये है कि जो सॉइल है वो बिखरे ना, स्प्रेड ना हो जाए ज़्यादा, और जो एनिमल्स हैं वो भाग ना जाए इस बाउंड्री के दूसरी तरफ, मतलब इस एरिया से बाहर ना भाग जाएँ, एस्केप ना कर जाएँ। तो इसलिए एक बाउंड्री बनाई हुई है। फनल को स्लैंट क्यों इस्तेमाल किया है, ताकि जो भी यहाँ पे एनिमल गिरेगा या इंसेक्ट गिरेगा वो सीधा डायरेक्टली नीचे जो है स्लिप करके नीचे गिर जाए। तो स्मूथ का मतलब ये है कि फ्रिक्शन कम होगी, तो वो जो है स्लिप या स्लाइड करके पानी में चला जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अगला है पिटफॉल। पिटफॉल का भी ऑनलाइन क्लास के लेक्चर में ज़्यादा अच्छे तरीके एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको यहाँ से भी पढ़ते हैं। Pitfall trap is used to collect small animals that move over the surface of the ground. A hole is dug in the soil to hold two containers, such as yogurt pots, जो खाली yogurt के pots होते हैं, arranged inside the other. The containers are placed in the hole and the gap around them on the rim of the outer is called the containers filled in with soil.
A few small leaves are placed in the bottom of the container and 4 pebbles are placed in a square around the top of the trap. ये सारा तरीका बताया हुआ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं किस तरीके से इसको सेटअप करते हैं. A piece of wood is put over the trap, resting on the pebbles. The wood makes a roof to keep the rain out and hides the container from predators. When a small animal falls in, it cannot climb up the smooth walls of the inner container and remains in the trap, hiding under the leaves until the trap is emptied. ये सारा तरीका था कि इसको अरेंज किस तरह किया जाता है. वुड के ऊपर लगने का मतलब कि अगर बारिश वगैरह हो जाए तो प्रोटेक्शन मिल जाए, और स्टोन्स रखने का मकसद ये है कि कोई जो है बाहर की तरफ ना चला जाए जो एनिमल कलेक्ट किया है. योगर्ट पॉट हमने इस्तेमाल किए हैं जिसकी स्मूथ सर्फेसेस होती हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए ताकि वो ऊपर जो है क्लाइंब अप ना कर सकें. और लीव एंड सॉइल, दैट इज़ ऑल अबाउट इट. इसको एक दफ़ा ऑनलाइन लेक्चर से भी याद करना है और फिर यहाँ से पढ़ना है. स्वीप नेट होता है. स्वीप का मतलब एक एक्शन है बेसिकली कि ज़ोर से जो है इस रॉड को किसी पोजीशन में भी जो है हवा में स्वीप करना. स्वीप नेट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट स्मॉल एनिमल्स फ्रॉम द लीव्स एंड फ्लावर स्टेम्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स. हर्बेशियस मतलब के जिन पे हर्बीवोर्स फीड करते हैं, स्पेशली ग्रासेस. तो जैसे बड़ी बड़ी ग्रास है तो ये क्या करेंगे, इस जो नेट है इसको ज़ोर से इस तरह स्वाइप करेंगे या स्वीप करेंगे. तो उसके अंदर जो भी एनिमल्स होंगे तो वो उसके अंदर कलेक्ट हो जाएंगे. उसको फिर हम जार के अंदर जो कलेक्ट कर लेंगे. आफ्टर 1 or 2 sweeps the mouth of the net should be closed by hand and the contents emptied into a large plastic jar where the animals can be identified. अब इसको स्वीप जो है ना एक से ज़्यादा दफ़ा करना है. यहाँ पे लिखा हुआ 1 or 2 स्वीप्स करने हैं और फिर उसके इस नेट के ऊपर हाथ रख देना है, छुपा लेना ताकि जो एनिमल ट्रैप हुए वो भाग ना जाए. और उसको जो है फिर जार के अंदर हमने कलेक्ट कर लेना है. ये होता है स्वीप नेट. आगे है शीट एंड बीटर. बीट करने का मतलब होता है मारना, तो बीटर मतलब एक स्टिक है, और शीट होती है कोई भी शीट, क्लॉथ हो सकती है. स्मॉल एनिमल्स इन अ बुश और ट्री कैन बी कलेक्टेड बाय सेटिंग अ शीट बिलो द ब्रांचेस. एक कुछ कोई भी ट्री है उसकी ब्रांचेस हैं जहाँ से हमने कोई एनिमल्स वगैरह ट्रैप करने हैं, उसके नीचे मैं चादर बिछा लूँगा और फिर एक स्टिक से जो हूँ ब्रांचेस को शेक करूँगा ज़ोर ज़ोर से. मतलब कि उस ब्रांचेस को मारूँगा स्टिक के साथ जो कि मेरा बीटर है वो. तो जो वाइब्रेशंस वगैरह या जो भी मूवमेंट वगैरह जो है एक्टिवेट होगी या जो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी कि ब्रांचेस हिल रही हैं ज़ोर ज़ोर से, तो उसके अंदर जितने भी इंसेक्ट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, छोटे छोटे बग्स, बीटल्स वगैरह, तो वो जो है शीट के ऊपर गिर जाएंगे. तो बेहतर है कि वाइट शीट इस्तेमाल कीजिए ताकि हमें वाज़ेह तौर पे ब्लैक शीट करेंगे हो सकता है कोई हमें इंसेक्ट नज़र ना आए, चूँकि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, तो वाइट के ऊपर हमें सब कुछ नज़र आ जाएगा. तो बेहतर है कि वाइट का इस्तेमाल करो. ज़्यादातर करते भी इस्तेमाल वाइट का ही है. द स्मॉलेस्ट एनिमल कैन बी कलेक्टेड इन अ पूटर. पूटर एक जार होता है. आगे पढ़ेंगे. द स्मॉलेस्ट एनिमल कैन बी कलेक्टेड इन अ पूटर. ओके. पूटर एक और, पूटर इज़ काइंड ऑफ अ जार. अच्छा, एक पूटर एक और मैकेनिज्म है. ये तो हमने अभी पढ़ा है शीट एंड बीटर के ब्रांचेस को हिला जुलू के स्टिक के साथ जो भी गिरेगा उसको हम जार के अंदर कलेक्ट कर लेंगे फिर शीट से पकड़ के. अच्छा, पूटर. ट्यूब ए. पूटर ये पूरा जो है ये बेसिकली जो है ये पूरा सेटअप इसको पूटर कहते हैं. पूटर से हम किस तरीके से स्मॉल एनिमल्स को ट्रैप कर सकते हैं इसको रीड करते हैं. ट्यूब ए ऑफ द प्यूटर इज़ प्लेस्ड. ट्यूब ए हम डायग्राम में से पहले देखेंगे किधर है. ट्यूब ए ऑफ द पूटर इज़ प्लेस्ड क्लोज टू द एनिमल एंड एयर इज सक्ड आउट ऑफ द बी. मतलब कि इधर से हम एयर को सक कर रहे हैं जैसे स्ट्रॉ में से कोई हम ड्रिंक वगैरह पीते हैं. होता कि उससे दिस क्रिएट्स लो एयर प्रेशर इन द पूटर. पूटर ये बेसिकली बीकर है, इसके अंदर लो एयर प्रेशर हो जाएगा क्योंकि वैक्यूम हो जाता है. जब हम सक करते हैं तो सारी एयर तो इधर आ जाएगी ना, इसके अंदर चली जाएगी, तो यहाँ पे लो एयर हो जाएगी. उसकी वजह से क्या होगा, सो दैट एयर रशेस इन थ्रू ट्यूब ए. तो ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है कि अगर इसके अंदर एयर कम हो जाती है और बाहर एयर ज़्यादा है तो ग्रेडियंट डिफ्यूजन होती है कि मतलब बाहर एयर ज़्यादा है अंदर एयर कम है, तो जहाँ ज़्यादा होती है ना वहाँ से ज़्यादा एयर कम की तरफ चली जाती है ताकि बैलेंस हो जाए. तो ए जो है वो ओपन स्ट्रॉ है, ओपन पाइप है, तो एयर इसके अंदर जाएगी
खुद ब खुद और जो है पुटर के अंदर आ जाएगी, ताकि जो पिछली एयर जो बी से सक हो गई थी उसको जो है बैलेंस किया जा सके। तो एयर जो है ना वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। अब जब एयर एकदम से रश करेगी ना यहाँ से यहाँ, तो एक वैक्यूम क्लीनर वाला इफेक्ट होगा कि ये जो इंसेक्ट है ना उस एयर के साथ जो है ना ड्रैग होता हुआ अंदर आ जाएगा, सक होता हुआ जो है इसके अंदर आ जाएगा। तो वह किया, इसने यहाँ से हवा खींची है और यहाँ से हवा जो है अंदर आई है, और इस हवा के साथ ही जितने इस लीफ के ऊपर एनिमल्स या छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे ना वो इसके साथ अंदर पुटर के अंदर जमा हो जाएंगे। क्लॉथ कवर लगाना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे, क्योंकि एनिमल जो है वो यहाँ पे इस पाइप के अंदर भी जा सकते हो, हमारे अंदर जा सकते हैं। तो ये बेसिकली क्लॉथ फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं, कपड़ा, कि जो एनिमल है उसके अंदर ना चला जाए। ओके, कलेक्टिंग पॉन्ड एनिमल्स, ये बहुत आसान है। अक्सर हमने देखा है लोग जो फिशिंग वगैरह करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। ड्रैग नेट होता है, पॉन्ड डिपिंग नेट होता है, इसको डिप करते हैं। प्लैंकटन नेट होता है, इसको स्वीप करते हैं पानी के अंदर। ड्रैग नेट जो होता है बोट के पीछे लगा देते हैं, लंबी सारी रस्सी के साथ बोट चलाते हैं, इसके अंदर फिशेस वगैरह कैरी होती रहती हैं। पॉन्ड छोटा एरिया होता है, तो इसके अंदर इस नेट को डिप करते हैं फ़िश को कैच करने के लिए। प्लैंकटन नेट क्या होता है, इसको स्वीप करते हैं पानी के अंदर, ज़ोर से पानी के अंदर लेके जाते हैं और फिर जो है स्वीप करते हैं 2-3 दफ़ा, फिर अंदर जितने फिशेस वगैरह एरिया में होंगे वो ट्रैप हो जाती हैं। ओके, अ ड्रैग, सबसे पहले हम ड्रैग का पढ़ लेते हैं। A drag is used to collect animals from the bottom of the pond as it is dragged along its groups of animals living on the surface of the mud. अच्छा, अब डिपिंग वाला। The pond dipping net is used to see through vegetation around the edge of the pond. पॉन्ड के इर्द गिर्द जो वेजिटेशन होती है पानी के करीब, वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे उसको डिप करके जो है हम निकाल लेते हैं। टू कलेक्ट एनिमल्स लिविंग ऑन द लीव्स एंड स्टेम्स। अ प्लैंकटन नेट इज पुल्ड थ्रू द ओपन वाटर टू कलेक्ट स्मॉल एनिमल्स एंड स्विमिंग। ये दो लाइन से ही हमने सारा इसको याद कर लेना, तीनों का जो है वो आ सकता है। इसको इसकी एक्सप्लेनेशन ऑनलाइन लेक्चर्स में भी काफ़ी अच्छी दी हुई थी, तो वहाँ से भी याद करना पहले। और फिर जो है ना दो लाइन, पॉन्ड डिपिंग हो गया और प्लैंकटन नेट हो गया, और तीसरा ड्रैग नेट हो गया। तो ये ड्रैग नेट, पॉन्ड डिपिंग नेट और प्लैंकटन नेट, इन तीनों को पहले ऑनलाइन लेक्चर से देख लेंगे। फिर यहाँ से जो इनकी दो लाइंस दी हुई हैं इसको हमने याद कर लेना, जो कि इनके फंक्शंस आने चाहिए। सेम फॉर द पुटर एंड एवरीथिंग एल्स एक्सप्लेन बिफोर। सी शोर को किस तरह स्टडी किया जाता है? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सी शोर। एक होता है सैंडी सी शोर और एक होता है रॉकी शोर। On the sandy shore, a quadrant can be placed on the sand at 10-meter intervals down to the sea, and any living things on the surface are recorded. The quadrant can be then removed and the sand dug out to a depth of 50 centimeter and sifted through a sieve to collect any small animals. sieve होता है फिल्टर की तरह, कोई क्लॉथ हो सकता है या कोई भी नेट हो सकता है। sieve बेसिकली फिल्टर होता है। During digging, the larger animals such as worms may be encountered as the animals burrow away from the disturbances. On the rocky seashore, a transit can be made with a rope, and the presence and identity of seaweeds can be noted at 10-meter interval along it. तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि 2 किस्म के सीशोर होते हैं और उन पे इन्वेस्टिगेशन किस तरह की जाती है। सैंडी शोर पे कॉर्डेट इस्तेमाल होता है, रॉकी शोर पे जो है ट्रांजेक्ट इस्तेमाल होता है। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह इस्तेमाल होता है? 10 मीटर्स के इंटरवल पे लिखा जाता है डाउन टू द सी, और जितने लिविंग थिंग्स होते हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इधर क्या होता है, ट्रांजेक्ट इस्तेमाल होता है विद अ रोप, और उसको 10 मीटर के इंटरवल्स पे उसके स्टेशंस मार्क किए जाते हैं। स्टेशंस मतलब इंटरवल्स, इंटरवल्स मतलब स्टेशन, एक ही चीज़ है। 10 मीटर के उस पे होते हैं, और जितने उसके जो लिविंग थिंग्स वगैरह होते हैं उसको जो है स्टडी कर लिया जाता है। आइडेंटिटी ऑफ सीविड्स वगैरह कैन बी नोटेड डाउन, ये लिविंग थिंग्स की जो भी है वो कर ली जाती है, स्टडी कर ली जाती है। तो क्वेश्चन इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं, व्हाट वी यूज़ ऑन सैंड शोर, हाउ इट इज़ यूज। तो ये सारा याद करना है। हाउ कैन वी स्टडी रॉकी शोर, तो ये सारा जो है याद करनी है, जो मार्किंग हुई भी यहाँ पे। अडेप्टेशन की वीडियो मैं दोबारा बाद में बनाऊंगा, अभी इतना कर लेते हैं। इसके क्वेश्चंस वगैरह भेजूंगा, और जो होमवर्क के हैं उसके आंसर्स भी मैं आपको फिर बाद में भेजूंगा, और जो बुक वाले हैं भी वो भी याद करने हैं।